नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा पुनः आपके साथ हाजिर हैं एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। यहाँ वही प्रश्न रखे गए हैं जो आपके लिए 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। काफी महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रश्नों को रखा गया है जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी आदि में 100% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो पूरा जरूर देखेगा और मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप बहुत कहीं ज्यादा स्थिति में मजबूत हैं तो भले कुछ हो सकता है, वरना आपको मेहनत करके ही अगर जाना है तो प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और आप देख ही चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 की स्थिति को। बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि न्यूज़पेपर में और पहले से भी पता था कि 30-35 लाख रुपए दिए विज्ञापन मतलब वैकेंसी का जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया। वो लोग तो परेशान होंगे, खेत और क्या क्या बेच के दिए होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि परसों एग्जाम है, 17 तारीख को एग्जाम है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चन का डाटा हम उपलब्ध कराएंगे कि उसी के आसपास इर्द गिर्द से क्वेश्चन बनेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। हमारा ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। और अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में सिलेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर नजर डालते ही कहता है, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर। देखिएगा, जो हनी बी होती है, हनी बी होती है, जिसे हम मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, जिसको हम एपिस के नाम से जानते हैं। जेनरा एपिस है और भारत में जो जाति पाई जाती है एपिस इंडिका जनरली पाई जाती है। इसकी, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं आपको आगाह कर दूं, इसकी 4-5 जातियां हैं। जैसे कि एपिस डॉर्सेटा, जो अभी पूछी गई थी कि ऐसी कौन सी जाति है मधुमक्खी की जिसका पालन नहीं किया जा सकता या जिनको हम पालतू नहीं बना सकते, तो एपिस डॉर्सेटा था। जो कि चट्टानों में, जिसे भौरा मक्खी कहते हैं, जो इतनी खतरनाक होती है कि छेड़ दो तो दौड़ाकर आपको, जब तक आपकी स्थिति खराब नहीं कर देगी तब तक पीछा करती है, डॉर्सेटा। तो कई सारी मधुमक्खियां थे। यूरोपियन कौन है, तो वो जब हमने आपको इकोनॉमिक जूलॉजी की क्लास ली है, तो उसमें इकोनॉमिक जूलॉजी में जब हमने मधुमक्खी पढ़ाया तब हमने सारी जातियों के नाम और हमने सारी डिटेल आपको बताई थी। तो उनके 4-5 जो जातियां, इनकी सब जातियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। कॉमन नेम क्या है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अभी टीजीटी में पिछली साल क्वेश्चन पूछा था कि कौन पालतू निवर डॉर्सेटा। और उससे पिछली साल जो पिछली बार पूछा गया था कि वर्कर का जीवन चक्र कितना होता है, इनमें क्रम क्या होता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। तो एपिस इंडिका बोलते हैं हनी बी की, भारत में जो पालतू है। और इसका अक्सर ऑर्डर पूछ देते हैं कि जो हनी बी है वो किस ऑर्डर में आती है, तो वो आती है हाइमेनोप्टेरा में आती है। ये ध्यान में रखना, अक्सर ऑर्डर पूछ देते हैं कि हनी बी किस ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आपको बता दिया कि हाइनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आती है। इसमें चूंकि जो हनी बी होती है, उसमें लेवर ऑफ डिवीजन पाया जाता है और ये एक सोशल एनिमल है। अर्थात जैसे हम लोगों में राजा होता है, रानी होती है, यानी पिता माता, ये सब पूरा जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, वैसे इनमें भी होता है। इनमें एक क्वीन होती है, दूसरे वर्कर होते हैं, और वर्कर के अलावा ड्रोन होते हैं। ये 3 कैटेगरीज में मुख्यतः बटी रहती है। फिर वर्कर्स में कई भाग हैं, जैसे कि आया है और सैनिक है। पॉलन, जो हनी को लेने आने वाले वो अलग है, सूचना देने वाले अलग हैं। फिर वर्कर को कई भागों में। तो जो क्यून होती है, ये हरदम डिप्लॉयड होती है और ये रॉयल जेली खाती है। क्या खाती है? रॉयल जेली, ध्यान में रखना। वर्कर्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ये भी फीमेल ही होते हैं, मादा होते हैं, मगर ये स्टराइल हो जाते हैं, अर्थात बंद हो जाते हैं, अर्थात इनमें जन्म की क्षमता नहीं रहती। ध्यान में रखना, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि उनमें से एक मक्खी को जब बच्चा निकलता है तो उनमें से एक को केवल रॉयल जेली, जो विशेष प्रकार का शहद होता है, उसको चटाया जाता है और उसको
जीवन पर्यंत दिया जाता है रॉयल जेली, तो वो मादा में बदल जाता है। बाकी जो उसी के साथ निकलने वाले हैं उनको नॉर्मल एक दो दिन चटाया जाता है, बकाया उनको चटाना बंद कर देते हैं, तो वो अपने आप स्ट्राइल हो जाते हैं। यानी सारा का सारा खेल इस रॉयल जेली का है। जो ड्रोन होता है वो हरदम हाइप्लॉइड होता है और ये नर का कार्य करता है। तो उसने पूछा है कि जो हनी बी के वर्कर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फीमेल विदाउट गोनट्स या मेल्स विदाउट गोनट्स या स्ट्राइल फीमेल्स। तो ऑप्शन सी को लगाएंगे। स्ट्राइल क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं या स्ट्राइल मादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर चलेंगे और 27 कहता है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। इनमें से वह इकोलॉजिकल पिरामिड कौन है जो कभी उल्टा नहीं होता है। तो हम आपको बता दें जो पिरामिड कॉन्सेप्ट दिया था वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ध्यान में रखना इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, किसने दिया था, एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड दिया था। पिरामिड तो आप सब जानते हैं, पिरामिड का मतलब होता है त्रिकोण संरचना, ये इस तरह की संरचना पिरामिड। तो चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड को दिया था। अब उसने कहा देखिए पिरामिड की दो कंडीशन होती हैं, या तो अपराइट होगा यानी अपराइट ऊपर की ओर होगा, या फिर इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। कैसा होगा, उल्टा, या तो सीधा होगा। दो कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब आप समझ लीजिएगा, जो बायोमास का पिरामिड होता है, जो बायोमास का पिरामिड होता है, तो बायोमास के पिरामिड में जो, यहां लिख दें, जो लेक का पिरामिड होता है, लेक, लेक का समझते हैं, लेक का मतलब होता है कि मतलब झील बोल सकते हैं। तो जो झील होता है इसका पिरामिड एकदम उल्टा होता है। अगर पूछेगा कि बायोमास का कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे प्रेशर दे रहा हूं क्योंकि परसों पेपर है और इकोलॉजी से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है, तो इसको आप गलत ना करें। तो इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, वरना लगा के आगे बढ़ जाता। तो लेक का जो पिरामिड, बायोमास में जो लेक का पिरामिड होता है वो हरदम उल्टा होता है, यानी इस तरह का बनता है। ध्यान में रखना, जो ट्री का पिरामिड होता है बायोमास का, वो हरदम सीधा होता है। और जो ग्रास लैंड का पिरामिड होता है, ग्रास लैंड का पिरामिड होता है, वो भी हरदम सीधा होता है। अगर हम नंबर के पिरामिड की बात करें कि नंबर का पिरामिड कैसा होता है, तो नंबर का पिरामिड जो ग्रास लैंड का पिरामिड है, ग्रास लैंड का जो पिरामिड है वो हरदम सीधा होता है। और एक्वटिक, एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो इसका पिरामिड होता है वो हरदम सीधा होता है। और ट्री का जो होता है, ट्री का जो पिरामिड होता है वो हरदम उल्टा होता है। जबकि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, ऑल टाइम अपराइट होता है। एनर्जी का पिरामिड ऐसा है जो हरदम सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी बन चुका है कई बार कि वह पिरामिड, और टीजीटी में भी बन चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि वह पिरामिड कौन है जो कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता। तो वो है एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड नेवर इन्वर्टेड, कभी भी उल्टा नहीं होता। वो पिरामिड कौन है, तो एनर्जी का। तो हमने सारे पिरामिड बता दिए हैं जिससे एग्जाम में आपके स्कोर में कमी ना हो। एक एक नंबर से स्टूडेंट अंदर होता है, एक एक नंबर से बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, और 28 नंबर हमसे क्या कह रहा है, 28 नंबर, इन ए फूड वेब वल्चर्स एक्ट एज। ये टीजीटी और जीआईसी दोनों में क्वेश्चन बन चुका है कि इन फूड वेब, जो खाद्य जाल होता है, देखिए दो चीज होती है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, और फूड वेब यानी कई सारे जो फूड चेन होती हैं, कई सारी जब फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल बना देती हैं जिसे फूड वेब बोलते हैं। उसमें जो वल्चर होता है, वल्चर का मतलब समझते हैं, गिद्ध। क्या होता है, गिद्ध। ये हमें लगता है 2021 में भी पीजीटी या टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था। अब आप देख लीजिएगा कि जो फूड वेब में वल्चर होता है, क्या होता है, वल्चर यानी जो गिद्ध होता है वो कैसा होता है, कहता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, या स्क्वेंजर होते हैं। तो इनको स्क्वेंजर के अंतर्गत रखते हैं, ऑप्शन सी सही है। इसको रखते हैं और भेड़िया को भी इसी के अंतर्गत रखते हैं, तो ऑप्शन सी आएगा कि ये स्क्वेंजर है, यानी सफाई करने वाले हैं। क्या करते हैं, सफाई। जो आप देखे होंगे मरे हुए जंतु हैं तो गिद्ध क्या करता है, उसको खा पी कर साफ कर देता है वहां। तो स्क्वेंजर के अंतर्गत ये आते हैं।
और ये आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा, तो हमने इकोलॉजी पढ़ा है, वो चाहे आप विजेता बैच हो, ध्यान में रखना, वो चाहे आप विजेता बैच हो या ईएलटी जीआईसी बैच हो, ये ये जो दोनों बैच है, चाहे ये इन दोनों की खास बात है कि ये एलटी, जीआईसी, टीजीटी और पीजीटी चारों के लिए बनाए गए हैं। चाहे ये ले लो तब भी वो इन चारों में काम करेगा, चाहे ये ले लो तो काम करेगा। इन बच्चों को 100% मैंने थ्योरी क्लासेस खत्म कर दी हैं। तो अगर आप ये लेते हैं तो आपको मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्लास आए कि ना आए, जब चाहे तब आप क्लास पढ़ सकते हैं। कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, कंटेंट आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाकर ही मैं पढ़ाता हूँ। कंटेंट में हमारा ऐसा है कि आप दबाव नहीं महसूस करेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट देते हैं। और ये केवल इस समय ऑफर चल रहा है 999 का, चाहे ये लें चाहे ये लें, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। इसके साथ आपको एक पीडीएफ की 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, और इसके अलावा आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास मिलेंगी, सारे के सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ की एक लाइब्रेरी मिलेगी, इसके अलावा जीएस की, इसके अलावा बायोलॉजी की। लगभग 10,000 की तो किताबें किताबें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, आज ही ले। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट केवल इस समय 599 का है, जिसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड है, मोबाइल बेस्ड है। आप मोबाइल से दीजिए, बताएगा कितने सही किए, कितने गलत किए, कितना स्कोर गया, क्या गलत किया, सही आंसर क्या था, सब बताएगा। और मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटाट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। इरेज कर दें इसको। हम्म, कहता है डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स, जो हैबिटाट्स में डाइवर्सिटी होती है, टोटल लैंडस्केप या जियोग्राफिकल जो एरिया होती है, उसे किसके नाम से जानते हैं। तो इसको आप इस तरह से ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा है कि जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है, एग्जाम में पूछेगा अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, तो टोटल, ध्यान में रखना, टोटल ऑफ डाइवर्स डाइवर्सिटी विद इन स्पेसिफिक हैबिटाट। अगर किसी विषय स्पेसिफिक हैबिटाट की बात करेगा, मान लेते हैं एक पहाड़ की बात कर ले, या एक मतलब तालाब की बात कर ले, तो जो वहां की डाइवर्सिटी होगी, जो वहां की डाइवर्सिटी होगी एक स्पेसिफिक जगह की, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, और ये केवल इतने की बात कर रहा है, इतने की जगह की पहाड़ की बात कर रहा है, तो इसे इसको अगर इस डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे, तो इसे अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा। जब हम किसी स्पेसिफिक हैबिटाट या स्पेसिफिक यानी विशेष बोल सकते हैं वासस्थान, हैबिटाट की हिंदी होती है वासस्थान की, अगर बात करेगा तो उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। फिर आता है बीटा डाइवर्सिटी। क्या होता है बीटा डाइवर्सिटी? होता है टर्न ओवर ऑफ स्पीसीज बिटवीन दोज हैबिटाट, इसको बोलते हैं बीटा। और गामा किसे बोलते हैं? तो गामा कहता है डाइवर्सिटी हैबिटाट द टोटल लैंडस्केप, टोटल जियोग्राफिकल एरिया में जो डाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? गामा डाइवर्सिटी। या बीटा को ऐसे बोल सकते हैं, गामा और अल्फा के जो मध्य का स्थित होती है उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो गामा क्या हो गया? पूरा लैंडस्केप, पूरी जो जमीन है उसमें जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है उसे गामा बोलते हैं। तो उसी ने यही क्वेश्चन पूछा, तो ऑप्शन सी। तो आपसे चाहे एग्जाम में अल्फा डाइवर्सिटी पूछ दे, आपसे चाहे बीटा पूछ दे या गामा, अगर हमें तीनों आते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की। कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। उसने दिया एनिमल एसोसिएशन एंड डेफिनेशन। उसने एनिमल का एसोसिएशन दिया है और उनका डेफिनेशन दिया है, या उनकी परिभाषा दी है। तो कहता है
पहले कहता है कॉपरेशन, फिर आता है म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म का मतलब होता है सहोपकारिता क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म और कॉमनसेलिज्म। ये क्वेश्चन में आंसर दिए गए हैं। तो म्यूटेलिज्म पहले समझ लो, यहां से पकड़ में आता है। हम पहले यहां लगा देते हैं ए बी सी डी, ऐसे लगा लेते हैं। तो म्यूटेलिज्म में क्या होता है कि दोनों दो जीव साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। म्यूटेलिज्म में क्या होता है, दो जीव साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। तो म्यूटेलिज्म में क्या हुआ, close association in which one is a specific benefit, loose association in which both species benefit, और क्या close association with both species benefit। ऑप्शन 3 सही होगा। मतलब दोनों इस तरह से जुड़े होते हैं कि दोनों को लाभ होता है। तो ऑप्शन क्या क्या करेंगे, 3। तो बी में हमारा पहले पकड़ में आओ 3, तो यहां से पकड़ में आएगा। एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि नुकसान होता है, एक को बिल्कुल नुकसान होता है। तो एमेंसेलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट। जो एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को रोक देता है। तो सी में क्या करेंगे, 4। सी में किसको करेंगे, तो सी में हम करेंगे 4 को। फिर डी में है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में कहता है लूज सिचुएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट, क्लोज सिचुएशन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट। ये सही है। यानी कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, दो जीव साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है, एक को लाभ ना हानि होती है। तो इसमें क्या करेंगे, डी में 1 को सही करेंगे। और कॉपरेशन में क्या होगा, दोनों साथ साथ रहते हैं, लूज होता है, मतलब जब चाहे तो अलग हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें आएगा, क्या आएगा, 2। तो 2 3 4 1 देख लेते हैं। 2 3 4 1, ऑप्शन ए सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। इन ए फूड चेन, कहता है इन ए फूड चेन, एक हमारी जो फूड चेन है, द 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल वाज प्रोपाउंडेड बाय। किसने 10% एनर्जी का नियम दिया था। उन्होंने कहा था एक स्तर से जब दूसरे स्तर पर जाते हैं तो केवल 10% एनर्जी ही एक स्तर से दूसरे स्तर जाती है, बाकी उसकी मेटाबॉलिक क्रियाओं में और उसकी दैनिक क्रियाओं में एनर्जी खर्च हो जाती। केवल एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है तो उसकी केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो ये किसने दिया था, एल्टन। एल्टन ने क्या दिया था, अभी बताया था, पिरामिड दिया था। क्या दिया था, पिरामिड। लिंडेमैन जो है, लिंडेमैन ने दिया था 10% एनर्जी वाला फार्मूला बताया था कि किस प्रकार से एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी एक पोषक स्तर से जब दूसरे पोषक स्तर में एनर्जी जानती है, यानी जैसे प्रोड्यूसर हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर पढ़ते हैं, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरह से जो एनर्जी जाती है, यहाँ मान लेते हैं 100% है, तो ये केवल आगे 10% जाएगी, फिर आगे 10% जाएगी, फिर उसकी 10% जाएगी। तो ये किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो हम ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता है, ए जू प्लैंक्टन फीडिंग ऑन ए फाइटोप्लैंक्टन इज कॉल्ड। ए जू प्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन क्या है, वो छोटे छोटे जीव जो पानी में रहते हैं और जनरली तैरते रहते हैं, वो जू प्लैंक्टन आते हैं, मतलब सतह पर तैरते रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन वो छोटे छोटे एल्गा या छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी पर तैरते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो कहता है वो जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो जनरली तो प्राइमरी कंज्यूमर कहना ही चाहिए, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर को खाता है वो ठीक है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअली में ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ दोनों सही होगा, ए और बी। ध्यान में रखना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, गलत मत करके आना। तो ये ए और बी है, ये प्राइमरी कंज्यूमर भी कहे जाते हैं और सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज
जो ग्लोबली थ्रेटेंड वर्ड है, थ्रेटेंड का मतलब होता है जो संकटग्रस्त बोल सकते हैं। ग्लोबली शब्द यूज किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। कहता है कि जो ग्लोबली होता है यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड का मतलब बोल सकते हैं संकटग्रस्त है, मतलब कुछ समय बाद ये विलुप्त हो जाएगी। बर्ड स्पीसीज कौन सी, उसमें बर्ड स्पीसीज पिकॉक तो ये तो नहीं, कॉमन सा सर जगह मिल जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या जंगली क्रो, तो कौवे तो लाखों की संख्या में है। या पर्ट्रिज, तो इसका सही आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो है वो थ्रेटेंड है, ग्लोबली थ्रेटेंड है, ध्यान में रखना। और ये जल्दी पाया कहाँ जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसका जूलॉजिकल जो नेम है, जूलॉजिकल नेम देख लो, शायद कभी ना दिया रहे बस्टर्ड शब्द और उसका जूलॉजिकल नेम दिया रहे और क्वेश्चन पता लगा आता हुआ क्वेश्चन। अब जैसे मान लो यहां से क्वेश्चन चुराया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्या किया, चुराया। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन चुराएगा तो ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन यही कर देगा। अब यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जगह पता लगा इसका उठा के उसने जूलॉजिकल नेम रख दिया, और इसका जूलॉजिकल नेम अगर मालूम नहीं है तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सही करें, क्योंकि किसी को सबके जूलॉजिकल नेम याद नहीं रहते हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है, सबको याद नहीं रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, इसलिए मैं जूलॉजिकल नेम बता रहा हूं। इसका नाम है आर्डेटिस निग्रिसेप्स, आर्डेटिस निग्रिसेप्स इसका नाम है। कौन सा नाम है, तो इसका जूलॉजिकल नेम है, यानी जंतु वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ये। और ये जल्दी सबसे ज्यादा जो इंडिया में पाया जाता है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। ये डिजर्ट में पाया जाता है, डिजर्ट का मतलब जो मरुस्थल होती है वहां ये पक्षी देखने को मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 34 पर, और 34 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ। कहता है कि जो फूड चेन होती है, फूड चेन में पहले क्या आता है, पहले आते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर फिर आते हैं कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर, फिर आते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। इनमें से सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी, ये उसने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा, प्रोड्यूसर में मान लेते हैं एक खेत है, और खेत में एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और मान लेते हैं घास है, तो इतनी एरिया में मान लो ये घास है। इस घास में मान लेते हैं ये घास के 1000 पेड़ है, ठीक है। यहाँ इसको टिड्डी ने खाया, मान लेते हैं टिड्डी जो थी वो 50 टिड्डी थी, और इनको, इन टिड्डी को मान लेते हैं मेढक ने खाया। किसने खाया, मेढक ने। मेढक मान लेते हैं 5 मेढक थे। टर्सरी, इन मेढक को मान लेते हैं सर्प ने खाया। किसने खाया, सर्प ने। और सर्प मान लेते हैं कितना था, 2 सर्प थे। अब मान लेते हैं ये सर्प मर गया, मान लेते हैं सर्प मर गया, तो अब इसमें क्या होगा, डिकम्पोजर आएंगे। कौन आएंगे, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर जो है उसमें आते क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ अदर छोटे छोटे जीव। तो मान लेते हैं इसमें जो बैक्टीरिया लगेंगे वो क्या लगेंगे, 10⁵, 10⁶, 10⁻10, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। 10⁵ का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने हो गए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, खरब, 10 खरब ऐसे बैक्टीरिया होंगे। तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ आ गई, तो हमारी आ गई डिकम्पोजर्स। एक फूड चेन में अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसी की होगी तो वो डिकम्पोजर की होगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। दो इकोसिस्टम है और एक दूसरे से लैप्स करते हैं। मान लेते हैं एक इकोसिस्टम ये है और दूसरा इकोसिस्टम ये यहाँ कुछ जीव हैं ये, और दूसरा जो इकोसिस्टम है वो ये है।
तो वह स्थान जहां दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, वह स्थान जहां वह स्थान जहां दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, उस क्षेत्र को हम इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, इकोटाइप, इकोटोन। और निच क्या होता है, ध्यान में रखना। निच निच क्या होता है? तो निच होता है द स्पेसिफिक एरिया। तो होता क्या है, नीच किसे बोलते हैं? द स्पेसिफिक एरिया वेयर ऑन ऑर्गेनिज्म इनहेबिट्स। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जो ऑर्गेनिज्म पाए, नीच उस बोलते हैं, उसका नीच। और इकोटाइप क्या होता है? जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। ऐसी जो अलग अलग पॉपुलेशन, जेनेटिकली अलग अलग पॉपुलेशन है, उसे इकोटाइप बोलते हैं। इकोटोन बोल क्या बोलते हैं? कि दो इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं, उसको ओवरलैप होते हैं। देखिए, दो इकोसिस्टम है जहां ओवरलैप हुए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए, उसको हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन इकोटोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में बिल्कुल रखा, परसों एग्जाम है तो थोड़ा सा माइंड मेकिंग करके चलिएगा। इसमें हर प्रश्न ऐसा है जो मैं प्रश्न फिर क्योंकि जो भी मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं, उनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मतलब इम्पोर्टेंट ना हो। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है, कोई जानकारी लेना है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आपका कोई पेमेंट इश्यूज है तो इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर वहां पेमेंट ना हो तो हमें इसी नंबर पर, जो ऑफिशियल नंबर है, गूगल पे या फोन पे से पेमेंट आप करके और स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करके अगर आप हमें सेंड करते हैं व्हाट्सअप पे, और फोन एक कॉल बता देंगे कि सर पेमेंट कर दिया, चेक कर लो, तो मैं तुरंत एक्टिवेट कर देता हूँ। या फिर आप वही ऐप पर डायरेक्ट बाय नाउ करके पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। उसने लिस्ट, दो लिस्ट दी हैं, एक लिस्ट फर्स्ट दी, एक लिस्ट सेकेंड। ये लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट हमारी सेकेंड है। और उसने कहा है कि थ्रेटन कैटेगरीज रिप्रेजेंटेशन इन रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है उसमें कई सारे कलर के, अलग अलग कलर के पन्ने होते हैं। उनमें जातियों को जैसे कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ थ्रेटेंड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ रेयर हैं, कुछ आउट ऑफ डेंजर है, मतलब नॉर्मल है। उनको अलग अलग पन्नों में मेंशन किया, अलग अलग रंग के। तो उसने ये पूछा है कि किस रंग में कौन सी जाति की जाती। तो आप सब जानते हैं जो इंडेंजर्ड जातियां हैं वो रेड में की जाती हैं। इंडेंजर्ड जो जातियां हैं वो किस में की जाती हैं? तो रेड सीट में। तो ध्यान में रखना, ऐसे बोलेंगे, जो इंडेंजर्ड जो जातियां हैं वो रेड पेज में की जाती हैं, लाल पेज में। जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल जो जातियां हैं वो किस रंग में होता है? अंबर सीट पे की जाती है, अंबर सीट पर की जाती हैं। जो रेयर हैं और वो व्हाइट सीट पर की जाती हैं। और जो आउट डेंजर है, आउट ऑफ डेंजर है, वो ग्रीन पर की जाती हैं। तो देख लेते हैं। इंडेंजर्ड को ऐसे लगा लो, यहाँ A B C D, चलो ऐसे कर लो। इंडेंजर्ड में आएगा 4, आएगा रेड। और वल्नरेबल अंबर, तो इसमें आएगा 2। और रेयर पे है कौन सा है? व्हाइट, तो आएगा 1 नंबर। ठीक है। और आउट ऑफ डेंजर पे क्या है? ग्रीन, 3। तो 4 2 1 3 देख लेते हैं। 4 2 1 3, हाँ, तो ऑप्शन पहला ही तो सही है। और देख लो, 4 2 3 1, हाँ नहीं, पहला ही सही है। और ये 2016 के पीजीटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। द ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पॉल्यूटेंट। कहता है कि जो ताजमहल है उसको जो संकट है वो किस प्रदूषण के कारण है, ताजमहल को। तो देखिएगा, जो मथुरा रिफाइनरी है वो आगरा से नजदीक पड़ती है, सब लोग ताजमहल गए होंगे। और वो अद्भुत नमूना है, अद्भुत 7 अजूबों में से है, अद्भुत नमूना है। और जो फॉरेन कंट्रीज के लोग आते हैं वो ताजमहल जरूर देखने जाते हैं। इंडिया के भी लोग देखने जाते हैं। वो अलग बात है कि अब धार्मिक चीजें, धार्मिक उन्माद के रूप में कही जा रही है, मगर वो अपने आप में यूनिक है।
ठीक है, बहुत सारा रेवेन्यू से जनरेट होता है, तो देश का लाभ ही होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, टिकट लगती है, तो ये सब है। तो तो मथुरा रिफाइनरी की वजह से क्या होता है कि एसिडिक जो पानी में बरसात होती है तो उसमें एसिडिक होता है, जो कि संगमरमर को नुकसान पहुंचा। घर में भी अगर आपके मार्बल लगा हो तो देखना, जो एसिड आता है टॉयलेट साफ करने का, आता है एसिड बोतल्स में, अब वो डाल के साफ करेंगे तो वो सफेद तो हो जाएगा, फिर वहां से दाने दाने निकलना शुरू हो जाएगा। तो एसिड से कभी भी आप मार्बल या संगमरमर न करें। तो कौन नुकसान पहुंचा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें देखिए क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, तो ये क्या बना लेता है जल के साथ मिलकर? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तेजाब है, जो नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय। जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है कॉज्ड बाय, किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो किसके कारण हो रहा है? कहता है वाटर पोल्यूशन के कारण, साउंड पोल्यूशन, नन ऑफ दीज, या एयर पोल्यूशन। तो वो हो रहा है एयर पोल्यूशन, खासकर कार्बन डाई ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे, एयर पोल्यूशन। तो किसके कारण हुआ? एयर पोल्यूशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 39, द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर इज। तो मेजर कॉज क्या है ओजोन के क्षरण का? तो उसने दिया ऑटोमोबाइल्स, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब समझते हैं, पेट्रोल, डीजल, या इस तरह का। तो कहता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या फिर एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो जो एयर कंडीशंस है, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें सीएफसी यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। क्या यूज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? ये ओजोन का क्षरण करते हैं, ओजोन को तोड़ देते हैं। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, रामसार कन्वेंशन कन्वेंशन स्पेसिफिकली डील्स विद। जो कन्वेंशन है, जो रामासार जो एक मीटिंग हुई, तो वो स्पेशली किसके लिए था? इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, या वेटलैंड कंजर्वेशन, या क्लाइमेट चेंज, या बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ये प्राय किसके लिए था? रामासार का जो मीटिंग हुई रामासार में, और वो प्राय किसके लिए था और किसको समर्पित था? रामासार। ये एक्चुअली में कहाँ हुई थी? रामासार में हुई थी, रामशार में हुई थी। और ये कहाँ पर था? ईरान में। और ये पूछ देता कब हुई थी? 1971 में। और ये थी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, जो दलदली भूमि है उसके लिए था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनके लिए था। तो वेटलैंड के लिए था। तो इसको ध्यान में रखना, वेटलैंड के लिए था। तो मान लेते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41। 41 में कहता है, ए नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसने यहाँ जो विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है, उसने यहाँ रिजर्व साइट दी हुई है, या नेशनल पार्क दिए हुए हैं, और उसमें कौन से, जनरली कौन से जीव कंजर्व किए गए हैं, या वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा किसके लिए है? तो काजीरंगा जो प्रसिद्ध है, वो आप सब जानते हैं। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो प्रसिद्ध है, वो है वन हॉर्न राइनोसेरोस, अर्थात गेंडा के लिए। किसके लिए? गेंडा। गेंडा, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। राणा जो कच्छ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राणा कच्छ जो है वाइल्ड एस के लिए है, यानी कि ये सही है, वाइल्ड एस। गिर फॉरेस्ट किसके लिए है? तो गिर फॉरेस्ट जो है वो लायन के लिए है। किसके लिए? लायन। मानस वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो किसके लिए है? गोल्डन लंगूर के लिए है, गोल्डन लंगूर के लिए है। एंड वाटर वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए, बफेलो के लिए, बफेलो के लिए ध्यान में रखना। तो काजीरंगा किसके लिए है? राइनासोर्स के लिए। तो ये तो गलत हो गया। उसने पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें सही का चिन्ह लगाना है, तीन गलत है। राणा कच्छ किसके लिए? वाइल्ड लाइफ है, तो ये सही है। गिर फॉरेस्ट किसके लिए? लायन के लिए। यहाँ टाइगर दिया है तो गलत है। मानस वाइल्ड लाइफ किसका? गोल्डन लंगूर और जंगली जो भैंसे होते हैं उनके लिए। तो ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसमें से उसने नेशनल पार्क दिए हुए हैं। केवलादेव नेशनल पार्क दिया है, रणथंभौर नेशनल पार्क दिया है, और माधो नेशनल पार्क दिया है, डेजर्ट नेशनल पार्क। उसमें इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर रजिस्टर्ड है? इनमें से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम पूछा गया है, इसीलिए हम इसको स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको प्रॉपर हम समझा सके। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में 5 साइट है, 5 साइट है जो रजिस्टर्ड है। उसमें है केवला देव नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, काजीरंगा है। 5 साइट हैं जो रजिस्टर्ड है यूनेस्को साइट पर। मानस नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क लिख लीजिएगा, नेशनल पार्क है। नंदा देवी है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। और सुंदरबन है, सुंदरबन। ये 5 साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड साइट हेरिटेज में सम्मिलित है। तो अब यहां उसने दिया है केवला देव दिया है, तो ये दिया है काजीरंगा केवला देव, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, जिसमें रणथंभौर और माधव और डेजर्ट ये नहीं है। यूनेस्को साइट में कौन कौन है? केवला देव है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और नंदा देवी नेशनल पार्क है, और सुंदरबन है। ये 5 हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड जो हेरिटेज टेरिटरी है उसमें शामिल है। ध्यान में रखना। तो हम ऑप्शन क्या कर देंगे? केवला देव। हमने पांचों के नाम बता दिए हैं। मान लो यहां से एग्जाम में उसने क्वेश्चन चुराया, क्वेश्चन चुरा लिया, ये क्वेश्चन चुराने के बाद ये केवला देव खत्म कर दिया, यहां उसने ऑप्शन दे दिया नंदा देवी, नंदा देवी। अब आपने पता लगा आप जनरली क्या पढ़ रहे हैं? केवला देव, ठीक है, उसने केवला देवी हटा दिया, नंदा देवी दे दिया। या उसमें कहेगा इसमें कौन सा, क्या बोलेगा, इसमें से कौन सा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है? तो जब नहीं लगा देगा तो इसमें पता लगा उसने ये 3 दे दिए, केवलादेव, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, और एक दे दिया डिजर्ट नेशनल पार्क, या और कोई दे दिया। तो आपको जब 5 मालूम होंगे तो चाहे ऐसे कान पकड़े ऐसे आंसर सही जाएगा। इसमें मान लो साइट्स इज लिस्टेड इन, नॉन लिस्टेड इन, अब यहां दे देगा फॉलोइंग साइट इज नॉन लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें से 3 ऑप्शन, एक इनमें से दे दे, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए पांचों के नाम आपको रटे होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। 43 कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट। यहाँ उसने वाइल्ड लाइफ दिया है, जंतु दिया, उनके हैबिटेट कहाँ है, जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो आप सब बताएंगे इनके सही आंसर क्या है। बंगाल टाइगर कहाँ है? सुंदरबन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? बंगाल टाइगर सुंदरबन, और सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? बंगाल में। हाँ, यही तो है। ये देखिएगा सुंदरबन दिया है, यहां से एक पकड़ो, ए बी सी डी, तो पकड़ो इसको, देखो एक ही से कौन निकाला है। ए बंगाल टाइगर कहाँ है? सुंदरबन। 3, अब 3 का है, ये तो पहले ही पकड़ में आ गया।
देखिए एक ही से पकड़ में आ गया। ए में क्या था 3, और एशियाटिक लाइन गुजरात, तो बी में 2 सही जा रहा है। और स्नो लेपर्ड और ये कहाँ पाया जा रहे हैं, स्नो लेपर्ड और ये, तो रेड पांडा पाया जाता है सिक्किम में। रेड पांडा कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में, तो सी में 4 कर दो। स्नो लेपर्ड बचा, अरुणाचल प्रदेश 1 करो। 3 2 4 1, 3 2 4 1, हाँ ऑप्शन ए सही है। समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, एक का अगर आंसर है तो आप सही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। देखिए प्राथमिक एयर पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट निकलते हैं और डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, वो प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो प्राइमरी के मिलने से बनते हैं, तो वो बनते हैं सेकेंडरी। जैसे कि ओजोन, ओजोन पैन, ये सब क्या सेकेंडरी है, तो इसमें आएगा ऑप्शन सेकेंडरी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कहता है मैच द pollutants लिस्ट फर्स्ट एंड डिजीज caused by them लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। उसने एक पोल्यूटेंट, ये प्रदूषण है और उनसे होने वाले रोग। तो मरकरी से क्या होता है, ए ऐसे लिख लो ABCD। मरकरी से क्या होता है, तो मिनमाटा होता है। देखो मिनमाटा कहीं दिया 4 पे, तो ए में 4 आएगा। कैडमियम से क्या होता है, तो इटाई इटाई होता है, इटाई इटाई या आउच आउच, ध्यान में रखना। कैडमियम से क्या होता है, आउच आउच या इटाई इटाई, तो बी में करेंगे 2 को। आर्सेनिक से क्या होता है, कैंसर, ठीक है। नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट वाला ये ELT 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है। ध्यान में रखना, ये ELT 2018 में पूछा था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो वो नाइट्रेट ही सही था। क्वेश्चन यहीं से बना था, मगर उसने ये केवल पूछा था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम काज्ड बाय, तो वहां ऑप्शन 4 दिए थे, मरकरी कैडमियम आर्सेनिक नाइट्रेट, तो ऑप्शन नाइट्रेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या करेंगे, 1 4 2 3 1, देखो क्या है, तो 3 1, ऑप्शन डी सही है। और ये GIC में पूछा गया क्वेश्चन है 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। कहता है कि जो रेगुलेशन है एंड कंट्रोल एक्ट है, जो नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के लिए एक एक्ट बनाया गया, भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के अनुसार एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, कब लागू हुआ, तो हम आपको बता दें ये फरवरी, कब लागू हुआ था, 14 फरवरी को लागू हुआ था, 2000 को, 2000 सन 2000 में 14 फरवरी को लागू गया। इसको बनाया किस में गया था, तो ये अंडर इन्वायरमेंट जो एक्ट है, इन्वायरमेंट एक्ट है, उसके एक्ट जो हमारा कौन सा 1986, उसके तहत इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या है, करेंगे सी को सही करें। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एक गैस वाज रिलीज्ड इन इंडियन सिटी भोपाल। जो भोपाल शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी शायद है भोपाल, तो भोपाल में एक त्रासदी हुई थी। द इन्वायरमेंट कॉजिंग ग्रेट हेल्थ हजार्ड्स, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था लार्ज स्केल पे, और वो गैस का नाम क्या था, तो उसका नाम था मिक, मेथिल आइसोसाइनाइड कार्बा माइड फैक्ट्री थी एक, और उसने मिक बन रहा था, मेथिल आइसोसाइनाइड, तो वो क्या थे, मेथिल आइसोसाइनाइड। किस सन में था, हमें लगता है 82 83 की बात है, मैं इसको देख लूं, क्योंकि सन पूछता है और क्वेश्चन गलत ना हो, अब चूंकि आया है तो मैं बताता हूँ। कब हुआ था, 1984 में। हमने इसलिए इस पर थोड़ा सा जोर दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि भोपाल त्रासदी कब हुई। अब उसने कह दिया 1955 में, और 1990 में, और 2000 में, 1984 में, तो इससे हुआ तो 1984 में। तो इसका सन याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम पूछा गया, इसलिए मैंने स्पेशली आपको सन बताया है। 3 चीजें याद रखिएगा, भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी जिसमें पेस्टिसाइड बन रहा था, उससे गैस लीक हो गई थी, मेथिल आइसोसाइनेट, और उसमें 50,000 लोग मरे थे। वो फिर आंकड़ा छुपाया गया था, तो
ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाती है वो। 48 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज लाइकली टू बी द प्रेजेंट इन इन्फ्लुएंट ऑफ द टेनरीज। कहता है जो टेनरीज है, टेनरी क्या होती है ये समझ लो। जो चमड़ा उद्योग होता है, चमड़ा उद्योग में चमड़े को जो पशु मरते हैं, लोग छील के खाल ले जाते हैं, तो उसमें शोधन होता है। उस खाल को उसका मांस सब निकाल, मतलब ऊपर से, अब वो बहुत विभत्स होता है, वो सब छीलते हैं, केमिकल में डालते हैं, फिर उसको रुई की तरह धुनते हैं, फिर जमाते हैं, वो उसे बोलते हैं टेनरी। जहां से आप चमड़ा तो पहनते हैं, खूबसूरत बैग और बेल्ट सब आप यूज करते हैं, मगर वो कई सारी प्रोसेसिंग, तो वो फैक्ट्रियों को टेनरी के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखना। तो ये आपको चमड़ा फैक्ट्री बोल सकते हैं, चमड़ा फैक्ट्री, चमड़ा फैक्ट्री। तो उसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट निकलता है, तो उसमें से क्रोमियम निकलता है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम, कौन निकलता है, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 49 नंबर पे, और ये इसका आंसर आपको करना है, क्योंकि दो क्वेश्चन हम हर बार आपको देते हैं। कहता है द प्रिंसिपल कल्प्रिट इन प्रोड्यूसिंग द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके आंसर का इंतजार रहेगा। और 50 नंबर का भी आंसर आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से दिया है मिनमाटा मरकरी से होता है, इटाई इटाई जिंक से होता है, ब्लू बुलेवी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होता है। तो इसमें से वो कौन सा आंसर है जो कि गलत है, आप उसको टिक लगाइएगा, ABCD में क्या सही है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और मुझे मालूम है आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। 17 को एग्जाम है, आप मन लगा कर दे के आइएगा एग्जाम। ईश्वर ने चाहा तो प्रिय आपका निकल जाएगा। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।